सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जो हमें मार्च 2022 तक प्राप्त करना है। इसी के क्रम में 3 मॉड्यूल्स विकसित किए गए हैं: आधारशिला मॉड्यूल, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल। पिछले माह आपकी तीनों मॉड्यूल से संबंधित ट्रेनिंग हुई थी ऑनलाइन गूगल मीट के माध्यम से, जिसमें आपके ब्लॉक के एआरपी ने आपको तीनों मॉड्यूल्स के बारे में विस्तार से बताया, किस मॉड्यूल्स में आखिर क्या क्या है। उसके बाद ट्रेनिंग होने के बाद सभी जिलों में ऑनलाइन परीक्षा आयोजित होनी थी, जो कुछ जिलों में हो चुकी है और कुछ जिलों में इसकी प्रक्रिया गतिमान है। तो साथियों, आज दिनांक 7/10/2020 को बुलंदशहर जनपद के सिकंदराबाद ब्लॉक में ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें ध्यानाकर्षण मॉड्यूल पर आधारित प्रश्नोत्तरी पूछी गई। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, या बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही मुश्किल प्रश्न ध्यानाकर्षण मॉड्यूल से संबंधित उस परीक्षा में पूछे गए। तो साथियों, अगर आपके ब्लॉक में भी इस तरह की परीक्षा आयोजित होती है, आने वाले समय में सभी ब्लॉक में परीक्षा आयोजित होंगी, अगर आपके ब्लॉक में इस तरह की परीक्षा आयोजित होती है तो आप उसका लिंक मुझे भेजिए। लिंक भेजने से मुझे क्या फ़ायदा हो जाता है? लिंक भेजने से मैं उसकी वीडियो बनाकर आप सभी लोगों को उपलब्ध करा देता हूं, जिससे कि आगामी जिलों में होने वाली परीक्षा में आपको उसका लाभ हो जाता है। साथियों, अगर आप लिंक साथ के साथ भेज देते हैं तो मैं वीडियो आसानी से बना लेता हूं, क्योंकि लिंक से वीडियो बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर लिंक बंद हो जाता है तब वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस सिकंदराबाद की परीक्षा में भी मुझे लिंक लेट मिला, इसलिए मुझे स्क्रीनशॉट प्राप्त करने पड़े। कुछ शिक्षक साथियों ने मुझे जो परीक्षा उनकी आयोजित हुई उसके स्क्रीनशॉट उपलब्ध कराए। स्क्रीनशॉट से वीडियो बनाना काफ़ी मुश्किल काम होता है, लेकिन मैंने आपकी सुविधा के लिए कोशिश की है कि इस वीडियो को अच्छे से अच्छे बनाऊं, स्क्रीनशॉट की मदद से बनाऊं। लेकिन अगर आप मुझे लिंक दे देंगे तो उसमें मुझे ज़्यादा फायदा होता है। तो आपकी परीक्षा का लिंक अगर आपको मिलता है तो आप मुझे भेज दीजिए, तो मैं उसकी वीडियो बना लेता हूं आसानी से। हालांकि मैं वीडियो को जब भी ओपन करता हूं जब लिंक बंद हो जाता है, क्योंकि पहले वीडियो को ओपन करना ठीक नहीं होता, तो इसलिए मैं इसको बाद में करता हूं ओपन। तो चलो जानते हैं कि दिनांक 7/10/2020 को बुलंदशहर जनपद के सिकंदराबाद में जो परीक्षा आयोजित हुई उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो, जैसे बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो, ऑनलाइन प्रोसेस से संबंधित वीडियो, दीक्षा और मानव संपदा संबंधित वीडियो, अगर आप चाहते हैं आपको एक प्लेटफार्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहे तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं क्या क्या प्रश्न पूछे गए। सबसे पहला जो प्रश्न था, ध्यानाकर्षण शिविर में लर्निंग आउटकम खाली स्थान था कि आवश्यकताओं के आधार पर तैयार किए जाएंगे। जो आपका ध्यानाकर्षण शिविर होगा उसमें आपको ये देखना है बच्चे का स्तर क्या है, यानी बच्चे की आवश्यकता क्या है, उसके आधार पर आपको लर्निंग आउटकम तैयार किए जाएंगे। तो इसका आंसर होगा ध्यानाकर्षण शिविर में लर्निंग आउटकम जो है जो छात्र छात्राओं की आवश्यकता के आधार पर तैयार किए जाएंगे। साथियों, इस वीडियो में मैंने लगभग सभी प्रश्नों के सही उत्तर देने की कोशिश की है, लेकिन हो सकता है एक दो उत्तर मेरा गलत हो, उसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोलता हूं, क्योंकि मैं भी आपकी तरह शिक्षक हूं। जरूरी नहीं कि मेरे सारे आंसर सही हों। अगर आपको लगता है कि आप मेरा ये आंसर सही नहीं है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। नेक्स्ट प्रश्न है, संप्रेषण की दृष्टि से अध्यापक अनेक उदाहरण देकर उसी तथ्य को बार बार दोहराते हैं। यह कौन सी शिक्षण तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं? तो साथियों, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में 18 शिक्षण तकनीक दी गई हैं, जिनकी वीडियो भी मैंने बनाई है। आप चाहे तो मेरे चैनल पे जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। तो जब एक ही तथ्य को बार बार दोहराया जाता है संप्रेषण की दृष्टि से, तो ये आपकी अर्जित ज्ञान की पुनरावर्ती शिक्षण तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इन्होंने इसमें अर्जित ज्ञान की पुनरावर्ती ही लगाया है, तो इनका आंसर सही है। तो मेरी तरफ से भी इनका आंसर अर्जित ज्ञान की पुनरावर्ती होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, लर्निंग आउटकम
आधारित कक्षा शिक्षण में किस प्रकार के परिणाम सर्जित होंगे। यानी अगर आप लर्निंग आउटकम आधारित कक्षा शिक्षण कर रहे हैं तो उसमें परिणाम आपके कैसे सर्जित होंगे। पहला है संख्यात्मक व ज्ञानात्मक, दूसरा है विषयगत दक्षताओं की संप्राप्ति, तीसरा है परीक्षा में अच्छे अंक और चौथा है उपरोक्त सभी। तो साथियों इन्होंने इसमें संख्यात्मक और ज्ञानात्मक लगाया है, हालांकि मुझे ये सही नहीं लग रहा। अगर लर्निंग आउटकम आधारित आप कक्षा शिक्षण कर रहे हैं, यानी लर्निंग आउटकम पर ध्यान देकर आप कक्षा शिक्षण कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से विषयगत दक्षताओं की संप्राप्ति होगी। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर विषयगत दक्षताओं की संप्राप्ति होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ऐसे पौधे जो बीज बोने से उगते हैं लैंगिक जनन कहलाता है। क्या ये बात सही है या गलत है, ये प्रश्न भी पूछा गया, तो इन्होंने सही लगाया है। तो साथियों लैंगिक जनन से हमारा मतलब है जब पौधे नर और मादा दोनों पौधे का जो भाग होते हैं, नर भाग पुंकेसर और आपका जो मादा भाग होता है, उन दोनों की क्रिया से बीज बनते हैं और बीज से जब पौधा उगता है तो ये लैंगिक जनन ही कहलाता है। तो मेरे हिसाब से भी इनका आंसर सही है, इसमें सही का ही आएगा कि ये आपका पौधे जो बीज बोने से उगते हैं लैंगिक जनन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा 6 के बालक के लिए आरंभिक परीक्षण प्रपत्र का पूर्णांक होगा। तो साथियों आपको आरंभिक परीक्षण प्रपत्र बनाने हैं 1 से लेकर 8 तक की कक्षा के लिए। जो कक्षा 6, 7, 8 है, तो कक्षा 6, 7, 8 में आपके 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न जो है आपका वो 3 अंक का होगा। तो 25 दिया 75, यानी कक्षा 6, 7, 8 के आरंभिक परीक्षण प्रपत्र का पूर्णांक आपका 75 ही होगा। इसी तरह से कक्षा 1 से 5 तक आपके 15 प्रश्न पूछे जाएंगे और 15 तिया 3 अंक का एक प्रश्न होगा, तो 15 तिया 45 और प्रारंभिक परीक्षा में 1 से 5 तक का पूर्णांक 45 होगा और 6 से 8 का पूर्णांक आपका 75 होगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा 75। नेक्स्ट बात करते हैं, शैक्षिक भ्रमण ध्यानाकर्षण शिविर के 5वें व 7वें सप्ताह का भाग है, सही या गलत। साथियों ये प्रश्न बहुत पूछा जा रहा है कि ध्यानाकर्षण शिविर के किस सप्ताह में कौन सी शिक्षण तकनीक आपको यूज करनी है। इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, जल्द ही आपको वीडियो उपलब्ध हो जाएगी कि जो साप्ताहिक कार्यक्रम है किस सप्ताह में कौन सी तकनीक का हमें यूज करना है, उसकी वीडियो मैं जल्दी ही बना दूंगा। तो इनका ये आंसर बिल्कुल सही है। शैक्षिक भ्रमण जो ध्यानाकर्षण तकनीक है वो आपके 5वें और 7वें सप्ताह में यूज होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, एनएएस सर्वे करता है। एनएएस का मतलब नेशनल अचीवमेंट सर्वे। तो जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे है वो सरकारी स्कूल के बच्चों का सर्वे किया जाता है कि बच्चों का स्तर क्या है, और इसको एनसीईआरटी ही करता है। तो इनका आंसर बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी ही इसका आंसर होगा। तो साथियों मुझे ये स्क्रीनशॉट जो है परीक्षा के बाद उपलब्ध हुए, जिन्होंने ये परीक्षा दी उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट उपलब्ध कराए, लेकिन आप सभी लोगों से निवेदन है परीक्षा से पहले ही अगर आप मुझे लिंक भेज देते हैं तो मेरे लिए आसानी होती है परीक्षा बनाने में। और हालांकि मैं परीक्षा का लिंक से वीडियो बनाता हूं, लेकिन वीडियो को जब भी ओपन करता हूं जब लिंक आपका बंद हो जाता है, लेकिन उसमें वीडियो बनाने में आसानी हो जाती है। तो साथियों आप सभी से निवेदन है, अगर आपके ब्लॉक में इस तरह की परीक्षा आयोजित होती है तो आप मुझे उसका लिंक टाइम से ही भेज दिया करें। नेक्स्ट प्रश्न है, आयोग ने कहा है कि भारत के भाग्य का निर्माण हमारी कक्षाओं में होता है। तो साथियों ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में ये बात दी गई है कि कोठारी आयोग, जो कोठारी आयोग है हमारा 1964-66 में जो लागू हुआ था, उसने कहा था कि भारत के भाग्य का निर्माण हमारी कक्षाओं में होता है। तो ये इसका प्रश्न का आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट है, क्रिस्टलीय अपर रूप के उदाहरण है हीरा, ग्रेफाइट, लोहा, पारा, टंगस्टन, जिंक, ग्रेफाइट, तांबा, सोना, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन। तो साथियों इन्होंने इसमें 4th आंसर लगाया है। तो मैं आपको बता दूं, जो क्रिस्टलीय अपर रूप है यानी कार्बन के जो क्रिस्टलीय अपर रूप होते हैं वे आपके 3 होते हैं। वे होता है हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन, ये कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप होते हैं। तो इसका आंसर ये 4th ही सही होगा। उसके बाद
नेपियर स्केल का प्रयोग किया जाता है संख्याओं के जोड़ को सरल तरीके से सिखाने के लिए, बड़ी संख्याओं की गुणा को सरल तरीके से सिखाने के लिए, संख्याओं के घटाने को सरल तरीके से सिखाने के लिए, उपरोक्त सभी। तो साथियों जो नेपियर स्केल होता है, इन्होंने हालांकि दूसरा आंसर लगाया है, तो नेपियर स्केल जो होता है वो बड़ी संख्याओं की गुणा को सरल तरीके से सिखाने से यूज होता है। सही है इनका आंसर, तो इसका आंसर आपका सेकंड ही आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यानाकर्षण शिविर के दौरान शिक्षकों द्वारा किन बिंदु पर ध्यान रखकर शिक्षण कार्य किया जाएगा। तो जो ध्यानाकर्षण शिविर होगा उसमें सबसे पहले तो हम लर्निंग आउटकम डिसाइड करेंगे, क्या क्या लर्निंग आउटकम है, यानी हमें लक्ष्य निर्धारण करना है। फिर उसके बाद हमें शिक्षण योजना बनानी है, शिक्षण योजना का निर्माण करना है, और उसके बाद साथ साथ बच्चों के अधिगम स्तर को भी जांचना है कि कितना अधिगम स्तर उसका हुआ। सतत और व्यापक मूल्यांकन हमें करना है। तो इसका और फोर्थ आंसर है उपरोक्त सभी। तो इन्होंने सही आंसर लगाया है उपरोक्त सभी, इसका आंसर उपरोक्त सही ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षक रमेश को आकलन प्रपत्र तैयार करना है, यानी जो शिक्षक हैं रमेश, उन्हें आकलन प्रपत्र तैयार करना है, उन्हें 50% प्रश्नों को रखना होगा। तो साथियों जब आप ध्यानाकर्षण शिविर में जाएंगे तो इससे पहले आपको बच्चों के लिए आकलन प्रपत्र बनाने होंगे, जिसमें कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए आपको 25 प्रश्न रखने होंगे, और कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए आपको 15 प्रश्न रखने होंगे। और उन 15 प्रश्नों में आपको क्या करना होगा, उन 15 प्रश्नों में आपको 50% प्रश्न तो आपको बोधात्मक रखने होंगे, ये फिक्स है। यानी आप जब परीक्षा का प्रपत्र बनाओगे तो उसमें 50% प्रश्न आपको बोधात्मक रखने होंगे, 20% ज्ञानात्मक रखने होंगे, 20% अनुप्रयोगात्मक रखने होंगे, और 10% आप लोगों को तर्कात्मक रखने होंगे। तो इसमें जब भी आप आकलन प्रपत्र बनाएंगे, चाहे आप कोई सी क्लास का बनाएं, तो उसमें ये नियम फॉलो करना होगा, यानी आपको 50% बोधात्मक रखने होंगे। तो इसमें आपका आंसर आएगा बोधात्मक। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का कौन सा मॉडल बताया गया है। तो साथियों जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है उसका एक मॉड्यूल्स होता है। तो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में इन्होंने 4 दिए हैं, इंट्रोडक्शन, प्लानिंग, असेसमेंट। उसके बाद इंट्रोडक्शन, प्रैक्टिस, प्लानिंग, इंट्रोडक्शन, प्रैक्टिस, असेसमेंट, इंट्रोडक्शन एंड असेसमेंट। तो साथियों इस प्रश्न का आंसर मेरे अनुसार क्या होगा, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन कराएंगे, बच्चों को विषय में प्रवेश कराएंगे एक तरह से, और जब विषय में प्रवेश कराने के बाद बच्चे सीखने के लिए तैयार हो जाएंगे, उन्हें इंटरेस्ट आने लगेगा, तो आप फिर अभ्यास कराकर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अभ्यास कराएंगे। और अभ्यास कराने के बाद जब बच्चे अभ्यास करेंगे तो फिर बच्चों का आप आकलन करेंगे। आकलन करने के बाद तब आपको पता चलेगा कि बच्चों ने कितना सीखा और कितना नहीं सीखा। तो इसमें मेरे अनुसार इन्होंने पहला आंसर लगाया है, लेकिन मेरे अनुसार इसका आंसर होगा इंट्रोडक्शन, प्रैक्टिस, असेसमेंट। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में आपका ये दिया हुआ भी है कि सबसे पहले प्रस्तावना, यानी आप विषय प्रवेश कराएंगे बच्चों को, उसके बाद अभ्यास, प्रैक्टिस, विषय वस्तुतः प्रस्तुतिकरण एंड अभ्यास करने के अवसर देना, और उसके बाद आप आकलन करेंगे। और आकलन करने के बाद या तो आप बच्चा का स्तर बढ़ जाएगा तो उसका एनरिचमेंट करेंगे, और अगर नहीं हुआ तो उनका ध्यानाकर्षण करेंगे, और ध्यानाकर्षण करने के लिए आप प्लानिंग करेंगे, और इस तरह से आपको करना होगा। तो मेरे अनुसार इसका आपका थर्ड आंसर सही होगा। आप इसको देख लीजिए आपके अनुसार कौन सा आंसर इसका सही होगा। शिक्षिका बच्चों को बोर्ड मास सिखाना चाहती है, उसके लिए कौन सी शिक्षण तकनीक ज़्यादा प्रभावशाली है। तो बोर्ड मास सिखाने के लिए इन्होंने 4 तकनीक दी हैं, सरल से कठिन की ओर, समूह में कार्य, अर्जित ज्ञान की पुनरावृत्ति और उपरोक्त सभी। तो बोर्ड मास अगर सिखाना है तो उसके लिए सरल से कठिन की ओर सूत्र का पालन करना होगा, यानी ये तकनीक आपकी 18 तकनीकों में ये तकनीक आपकी दी हुई है, सरल से कठिन की ओर। तो इस बोर्ड मास सिखाने के लिए आपको इस तकनीक का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण की 18 तकनीकों में से इस तकनीक को पूरा कीजिए। 18 तकनीक दी हुई है, आप उनको देख लीजिए, वैसे मैंने उनकी वीडियो भी बनाई है, आप चाहे तो उसमें देख सकते हैं। तो सीखने के लिए इस तकनीक को पूरा करना है, तो ये पूरा
तकनीक है आपकी सीखने के लिए बातचीत, तो इसमें आपका बातचीत आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षिका सीमा को बच्चों के लिए प्रोफाइल तैयार करने हैं। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के परिशिष्ट में उन्हें मदद मिलेगी। यानी जो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल है उसके भाग 4 में परिशिष्ट दिए हुए हैं, तो इसमें आपका परिशिष्ट 2 आंसर होगा। यानी अगर प्रोफाइल तैयार करने हो बच्चों के तो आपको परिशिष्ट 2 की मदद लेनी पड़ेगी। देखो मैं आपको बता भी देता हूं, भाग 4 में परिशिष्ट दिए हुए हैं। परिशिष्ट 1 में आपको आरंभिक परीक्षण के प्रपत्र तैयार करने हैं। उसमें हिंदी के 3 दिए हुए हैं, कक्षा 3 के, गणित के कक्षा 6 के, विज्ञान कक्षा 8 के, अंग्रेजी दिए हुए हैं। दूसरा है अधिगम परिणाम आधारित प्रगति विवरण, यानी कि इसमें प्रगति विवरण आप दर्ज करेंगे तो इसका आंसर जो है आपका, यानी परिशिष्ट 2 में प्रोफाइल बनाना है तो परिशिष्ट 2 में इसमें दिया हुआ है। और परिशिष्ट 3 में प्रभावी शिक्षण तकनीक तालिका दी हुई है। परिशिष्ट 4 में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न दिए हैं और परिशिष्ट 5 में ध्यानाकर्षण शिविर हेतु समय सारणी भी आपकी दी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है, कमजोर सुनने व कमजोर नजर वाले बच्चों को प्रभावशाली तरीके से सिखाने की कौन सी विधि तकनीक कारगर है। तो जो कमजोर बच्चे होते हैं और कमजोर नजर वाले होते हैं तो उनके लिए आपको 4 तकनीक दी हुई है। परिचय संसाधनों का उपयोग, प्रश्न पूछना, कक्षा प्रबंधन व बैठक व्यवस्था, संसाधनों से पूर्ण कक्षा का वातावरण। तो मेरे अनुसार इसका आंसर होगा कक्षा प्रबंधन और बैठक व्यवस्था। आप बच्चों की कक्षा प्रबंधन करेंगे, उन्हें छोटे छोटे समूह में बिठाएंगे या अर्धचंद्राकार बिठाएंगे या उनको बच्चों को आगे बिठाएंगे तो ये कक्षा प्रबंधन में ही आता है। तो इसका आंसर कक्षा प्रबंधन व बैठक व्यवस्था होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आरंभिक परीक्षण का प्रश्न पत्र ARP तैयार करेंगे। ये सही है गलत है? ये आपका बिल्कुल गलत है। आरंभिक परीक्षण का प्रपत्र पत्र आपके शिक्षक तैयार करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, रीना को अब प्रोजेक्ट बहुत ही सुंदर बना, शिक्षिका इसके लिए कौन सी शिक्षण तकनीकी का प्रयोग करेगी। तो जो रीना का प्रोजेक्ट अच्छा बना तो इसके लिए शिक्षिका जो है सकारात्मक उसको प्रतिपुष्टि देगी, तो इसका आंसर सकारात्मक प्रतिपुष्टि होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आकलन प्रपत्र बनाने में 1 से 8 तक कक्षाओं की दक्षताओं के आधार पर प्रश्न बनाए जाएंगे। ये सही है या गलत है? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब आकलन प्रपत्र बनाओगे आप, अगर मान लीजिए आपको 8वीं क्लास का बनाना है तो आपको 1 से 7 तक की दक्षताएं लेनी पड़ेंगी। 7 का बनाना है तो 1 से 6 की लेनी है, अगर 5 का बनाना है तो 1 से 4 तक की लेनी है। तो इसका आंसर गलत होगा, ये आपका गलत हो गया। बच्चों की प्रगति का सतत आकलन और उसके निराकरण हेतु आवश्यक उठाए गए कदम किस आकलन के तरीके में आते हैं? सतत आकलन, व्यापक आकलन, रचनात्मक आकलन और सतत और व्यापक आकलन। तो बच्चों की प्रगति का सतत आपको आकलन करना है और उसके साथ साथ निराकरण के अगर कदम उठाने हैं तो ये आपका सतत और व्यापक आकलन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, रमेश कक्षा 4 का विद्यार्थी है, उसने आरंभिक परीक्षा में 18 रैंक प्राप्त की है, तो शिक्षिका उसे किस समूह में रखेंगी? तो साथियों, अगर आकलन प्रपत्र के आधार पर जितने बच्चे को अंक प्राप्त होते हैं उसके आधार पर उनके 3 समूह बनाए जाएंगे, A, B और C। तो अगर उसके 18 अंक प्राप्त होते हैं तो उसे B समूह में रखा जाएगा। अब बात करते हैं, मान लीजिए प्रारंभिक परीक्षा 45 अंकों की होगी, अगर 21 से 45 के बीच में अंक आते हैं तो उसे A में रखेंगे, 16 से 20 के बीच में आते हैं तो उसे B में रखेंगे और 15 या 15 से कम आते हैं तो C में रखते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें जूनियर हाई स्कूल की, यानी 6, 7, 8 की, अगर 35 से 75 के बीच में आते हैं तो उसे A में रखेंगे, 26 से 34 के बीच में आते हैं तो उसे B में रखेंगे और 26 या 26 से कम आते हैं तो उसको C में रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा में शिक्षक की अहम भूमिका होती है परंतु बच्चे की क्रियाशीलता का अपना महत्व है। शिक्षक बच्चों को एक वादन में कितना प्रतिशत सक्रिय रखेंगे? तो शिक्षक की भूमिका बहुत होती है लेकिन बच्चे की ज़्यादा होती है। यानी शिक्षक तो आपका 5 से 10% उनकी भूमिका होती है शिक्षक की, लेकिन बच्चों की क्रियाशीलता होती है 75 से 80%। ये भी आपको याद रख लीजिए, शिक्षक 5 से 10% और बच्चे जो है 75 से 80%, और दोनों की क्रियाशीलता एक साथ वो भी आपकी 5 से 10% आपकी होगी। तो इसका आंसर 75 से 80% सही होगा। NAS क्या है? शिक्षा प्रणाली की सामान्य जांच प्रक्रिया, मात्र परीक्षा है, SSC द्वारा किया जाने वाला मूल्यांकन और शिक्षा का एक वाक्य
वार्षिक सर्वेक्षण। तो जो NAS है वो आपका हर साल होता है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे, और NCERT कराती है। ये जो आपके सरकारी स्कूल के बच्चे होते हैं उनका स्तर देखने के लिए किया जाता है। तो मेरे अनुसार, यानी उनका मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है, तो मेरे अनुसार इसका आंसर थर्ड होगा, SSC द्वारा किया जाने वाला मूल्यांकन है। नेक्स्ट प्रश्न है, बैठक व्यवस्था में संसाधनों से पूर्ण कक्ष का वातावरण, चयनित तकनीक का प्रयोग साप्ताहिक ध्यानाकर्षण के किस सप्ताह में किया जाता है। साथियों, साप्ताहिक समय सारणी की वीडियो मुझे जरूर बनानी पड़ेगी, क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जल्द ही वो वीडियो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो बैठक व्यवस्था और संसाधनों से पूर्ण कक्ष का वातावरण, ये आपको प्रथम सप्ताह में ध्यानाकर्षण तकनीक का यूज करना होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ये आपके पूरे कंप्लीट प्रश्न हुए। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और साथियों, अगर आपके यहाँ कोई परीक्षा होती है, आपका उसको लिंक मिलता है, तो आप उस लिंक को मुझे शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि लिंक से वीडियो बनाना आसान होता है। इस वीडियो को बनाने में मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। तो साथियों, लिंक अगर मुझे शेयर कर देंगे तो मैं टाइम से ही वीडियो बना लेता हूँ। धन्यवाद।